नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर के कुछ सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, पर आज हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया है वर्णमाला। आज हम देखेंगे कि वर्णमाला से संबंधित कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विचार से। रनिंग अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम इज़ अ रेस यू विल नेवर विन। तो दोस्तों, अपनी समस्याओं से भागे नहीं, उनका सामना करें, क्योंकि अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आपको पहले खुद बदलना होगा, तभी जीवन बदलेगा। देखते हैं आज का पहला सवाल। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि, वर्ण, शब्द या पद? ये सवाल काफ़ी ज़रूरी है, जो अक्सर पुलिस, जेबीटी टेट, टीजीटी टेट और पटवारी, इन सभी एग्ज़ाम्स में अक्सर देखा गया है। 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर आपसे। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा की, या डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए, जब भी कोई भाषा बनती है तो सबसे पहले उसे बोला जाता है और बाद में उसे लिखा जाता है। तो जब भी हिंदी बनी होगी तो वो सबसे छोटी इकाई क्या है, वो सबसे छोटी चीज़ क्या है जो आपने बोली होगी। तो जो सबसे छोटी चीज़ है वो हमने निकाली होगी कोई ना कोई ध्वनि। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, मौखिक यानी मुंह से बोला गया, मुंह से सबसे छोटा आप क्या बोल सकते हो? आप कोई ध्वनि निकाल सकते हो। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। फिर जब आपने उसे लिखा तो लिखित भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटा आप क्या लिख सकते हो? जाहिर सी बात है वो है आपका वर्ण। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण से वर्णमाला, वर्णमाला से शब्द, वाक्य और आगे फिर आपकी भाषा बनी। लेकिन अगर आपको एग्जाम में सिंपल आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो भी रहेगी आपका वर्ण। लिखित भाषा या भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण और ध्वनि है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखते हैं अगला सवाल। हिंदी भाषा की लिपि है गुरमुखी, रोमन, देवनागरी, अरबी। तो ये काफ़ी इजी सवाल है। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। गुरमुखी जो है ये आपकी पंजाबी की है, रोमन आपकी अंग्रेजी की है और अरबी आपकी उर्दू की है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। मूल स्वरों की संख्या है 11, 13, 33 या 4। देखिए, स्वरों से अगर आपको सवाल आए तो या तो आपको आएगा कुल स्वरों की संख्या कितनी है। जो आपका लास्ट टू लास्ट पटवारी का पेपर आया था, उसका पहला सवाल यही था आपसे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 13, अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ अंग अह। लेकिन आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 11। तो कुल स्वरों में से अंग और अह को निकाल दिया गया और स्वरों की संख्या होगी 11। लेकिन अगर आपको सवाल आए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो होती है 4। देखिए, मूल स्वर होते हैं और आपके अ, इ, उ और री। ये वे स्वर होते हैं जो किसी और स्वर की सहायता से नहीं बने होते हैं, इसीलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। तो ये होते हैं आपके 4। मूल स्वर के अलावा एक होते हैं आपके संधि स्वर। संधि स्वर जो अन्य स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिसमें आपका आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी संधि स्वरों में आते हैं। तो ये होते हैं आपके टोटल 7। तो 7 4 11 स्वरों की संख्या मैंने आपको 11 बताई थी, जिसमें से 4 आपके मूल स्वर हैं और बाकी आपके संधि स्वर। ये सवाल भी एग्जाम में आ जाता है अक्सर। जब हमें लिखा जाए मूल स्वरों की संख्या तो कन्फ्यूजन में हम आंसर 11 लिख देते हैं। तो इसका आंसर 11 नहीं, इसका आंसर है 4। देखते हैं अगला सवाल। किन स्वरों का अधिकतम उपयोग संस्कृत के मंत्रों में होता है? ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त या प्लुत स्वर। ये स्वरों का जो कैटेगराइजेशन किया गया है, ये किया गया है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद।
कि जो आपके 11 स्वर हैं उनमें से किन को बोलने में कितना समय लगता है। जिन्हें बोलने में सबसे कम समय वे ह्रस्व, जिन्हें बोलने में ह्रस्व से दुगना समय वे आते हैं दीर्घ और संयुक्त, और जिन्हें बोलने में ह्रस्व से तिगुना समय वे आते हैं आपके पलुत में। जब हम डिटेल में करेंगे वर्णमाला टॉपिक तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। तो यहाँ पर पलुत स्वर आपके ऐसे हैं, पलुत स्वर आपका ये रहता है। इसका उपयोग संस्कृत के मंत्रों में अधिक होता है और इन हिंदी भाषा में अब इसका प्रयोग कम किया जाता है। आपने अवश्य इसका उपयोग ओम या हे राम लिखने में देखा होगा। अगला सवाल, निम्न में से स्पर्श व्यंजन है ठ, य, श, त्र। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके क से लेकर म तक, इनकी संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है इन्हें कहते हुए आपकी जीभ आपके मुख के किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श कर रही होती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है क से म तक। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये 5-5 के वर्ग में बंटे होते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ आदि। तो यहाँ पर ठ, य, श, त्र में से आपका स्पर्श व्यंजन है ठ। ट, ठ, ड, ढ, ण में आपका ठ आता है। अगला सवाल, छ का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। बहुत ही ज़रूरी है उच्चारण स्थान, इनमें से अक्सर परीक्षा में ये सवाल आने की संभावना अधिक रहती है। देखिए, इन्हें याद रखना काफ़ी आसान है। अगर आप अपने गले से बाहर की तरफ को देखें तो सबसे पहले आपका आता है कंठ, कंठ के बाद आता है आपका तालु, तालु यानी पैलेट, पैलेट के आगे होती है आपकी मूर्धा, दांतों से थोड़ा सा पीछे मूर्धा, और फिर दंत, दंत से बाहर की तरफ जाएं तो आपके आते हैं ओष्ठ यानी होंठ, और फिर आपका नाक यानी नासिका। तो देखिए, पूरा का पूरा आपका क वर्ग जो है क ख ग घ ण वो कंठ से बोला जाता है। पूरा का पूरा च वर्ग तालु से, पूरा का पूरा ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। तो आपसे पूछा गया है छ, छ आपका आता है च, छ, ज, झ, यह च वर्ग में, तो च का उच्चारण स्थान होगा तालु। अगला सवाल, अल्प प्राण नहीं है क, द, ख, म। अल्प प्राण होता क्या है? अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलते समय आपके मुख से श्वास यानी सांस यानी प्राण कम निकलते हैं। अल्प यानी कम, प्राण यानी श्वास। तो हालांकि इन्हें याद रखने के लिए 135, इसके अलावा यर अलावा, पर ये हम बाद में देखेंगे। अगर आपको अल्प प्राण के बारे में पता नहीं है कि कौन से वर्ण है तो आप बोल कर देख सकते हैं, जैसे कि क, द, ख, म। इन सब में से अगर आप देखें तो ख बोलने में आपका श्वास ज़्यादा निकल रहा है तो वो एक महाप्राण है, और बाकी सब में श्वास आपका कम निकल रहा है तो वो अल्प प्राण है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ख। ख अल्प प्राण नहीं, एक महाप्राण है जिसे बोलने में श्वास ज्यादा बाहर निकल रहा है। अगला सवाल, भाषा का सार्थक रूप है ध्वनि, वर्ण, शब्द या वाक्य। यानी भाषा सार्थक कब बनेगी? जब ध्वनि शुद्ध होगी, वर्ण शुद्ध होगा, शब्द शुद्ध होगा या वाक्य शुद्ध होगा। तो अगर आप देखें वर्ण, अगर वर्ण शुद्ध होगा, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर आ और म, जब मैंने वर्णों को जोड़ा तो शब्द तो सही बना आम, लेकिन अगर मैं वर्णों को आगे पीछे कर दूं, यहाँ पर आप देखें वर्ण तो वही है, वर्ण सही है म और आ, लेकिन जब म आ किया तो शब्द सार्थक नहीं रहा, तो भाषा सार्थक नहीं बनेगी। अगर आप कहें कि शब्द भाषा का सार्थक रूप है तो मैं एक उदाहरण देती हूँ। मैंने कहा गाय घास पीती है,
देखिए, गाय भी सार्थक शब्द है, घास भी सार्थक शब्द है, पीती है भी सार्थक शब्द है। लेकिन ये क्या भाषा सार्थक हुई? नहीं हुई, क्योंकि गाय घास पीती नहीं है, गाय घास खाती है। तो एक भाषा, तो कोई भाषा सार्थक कब होगी? भाषा सार्थक तब होगी जब उसका पूरा का पूरा वाक्य सार्थक होगा। तो भाषा का सार्थक रूप कौन सा होगा? वाक्य। अगला सवाल, निम्न में से किस शब्द में नुक्ता का प्रयोग हुआ है? ये सवाल आपका जेपीटी के एग्जाम, चाहे टैट हो चाहे कमीशन हो, उसमें 2-3 बार देखा जा चुका है। या तो नुक्ता आता है आपको या फिर आगत आता है। ऑप्शन देख लेते हैं, कॉलेज, कलम, फकीर, अमीर। तो देखिए, भारत में बहुत से शासकों ने राज किया जो विदेशी थे। तो विदेश से जब वे आए तो जाहिर सी बात है वो अपनी भाषा भी साथ लाए। तो जब उनकी भाषा भारत में प्रवेश किया उन्होंने, तो हमने अपनी वर्णमाला में बहुत उलट-फेर ना करते हुए कुछ थोड़े से चेंजेस लाए ताकि उनकी भाषा के शब्द हमारी भाषा के साथ मिल सकें। तो जो फ़कीर शब्द है, अगर आप यहाँ पर देखें, मैं लिखूं अगर अगर मैंने इसे सिर्फ फल लिखा होता तो आप इसे कहते फकीर, ना कि फ़कीर। तो फ़कीर लिखने के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक बिंदी यहाँ लगा दी और ये बन गया आपका नुक्ता। तो निम्न में से किस शब्द में नुक्ता का प्रयोग हुआ है? फ़कीर शब्द में। साथ ही कॉलेज भी देख लेते हैं। देखिए, कॉलेज में ये एक विदेशी शब्द है। अगर आप इसमें ये नहीं लगाते तो ये आपका बन जाता कॉलेज, पर हम इसे कॉलेज नहीं कहते, हम इसे कहते हैं कॉलेज। तो ये आपका कहलाता है आगत। आगत, तो जहाँ पे बिंदी लगी हो ये है तो आपका नुक्ता, और जहाँ पे ये लगा हो वो होगा आपका आगत। तो कॉलेज में लगा है आगत और फकीर में लगा है नुक्ता। अगला सवाल, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 सितंबर, 28 फरवरी या 9 जनवरी? ज़रूरी सवाल। यहाँ पर 10 जनवरी और 14 सितंबर को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो चलिए उसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, हिंदी दिवस जो आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर के दिन ही जब भारत का संविधान बन रहा था तो हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में हमारे संविधान में जगह मिली। देखिए, मैं फिर से कह रही हूँ, संघ की राजभाषा। हो सकता है आपको सवाल आए कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी को जो स्थान मिला है हमारे संविधान में वो संघ की राजभाषा के रूप में मिला है। तो 14 सितंबर के दिन ही भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में जगह मिली थी। 10 जनवरी की बात करते हैं। अगर आपको सवाल आता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। क्यों? जब भारत आज़ाद हुआ तो हिंदी भाषा का ग्लोबलाइजेशन करने के लिए पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों ने ये डिसाइड किया कि हिंदी सम्मेलन होने चाहिए। तो जो पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, वो 10 जनवरी 1975 को हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय में। इसीलिए हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और अगर आपसे सिंपल हिंदी दिवस पूछा जाता है तो वो 14 सितंबर को मनाते हैं। 2 और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। 28 फरवरी, 28 फरवरी को मनाया जाता है आपका विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हमारे जो एक साइंटिस्ट हैं उनका नाम है CV रमन, जिन्होंने दिया रमन प्रभाव। रमन प्रभाव ये दिया था इन्होंने 28 फरवरी 1928 को, और इसीलिए 28 फरवरी को आपका
विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए ही 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ये भी एक ज़रूरी सवाल है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हें सबसे बड़ा प्रवासी भारतीय भी कहा जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, 28 फरवरी विज्ञान दिवस, सीवी रमन ने जो रमन प्रभाव दिया था उनके लिए, और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटकर आए थे, तो प्रवासी भारतीय दिवस। ये था आज का आखिरी सवाल। अगले वीडियो में किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर हम सवाल देखेंगे। आज की वीडियो में अगर आप देखें तो हमने वर्णमाला से काफ़ी सवाल देखे, जिसमें से कि सभी ज़रूरी हैं। आपको सभी स्वरों के बारे में पता होना चाहिए, आपको व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए, आपको अल्प प्राण महाप्राण के बारे में मालूम होना चाहिए। और एक जो हमने डिस्कस नहीं किया आज, वो था आपका सघोष अघोष। ये भी हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। उसके अलावा उच्चारण स्थान बहुत ज़रूरी है। आपको व्यंजनों के बारे में पूरा पता होना चाहिए, कौन से स्पर्शी हैं, कौन से संयुक्त हैं, कौन से संघर्षी हैं, कौन से उत्क्षिप्त हैं। हाँ, इन पे हम पूरी वीडियो जल्द बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह के सवाल आते हैं आपके वर्णमाला से संबंधित। तो अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जब तक अगला वीडियो आता है तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।